बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप लोग एम कैट या एम डी कैट या एन एम डी कैट, एक ही नाम है ये सारे, एल एन एम डी कैट, ये सब आपके मेडिकल कॉलेजेस में जाने का टेस्ट है, एंट्रेंस टेस्ट है। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हाइड्रोकार्बन का थर्ड लेक्चर है, दैट इज अबाउट बेंजीन। तो बेंजीन के बारे में आपके सिलेबस में इसकी डायाग्राम है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट है, बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट से पहले हमें थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानना जरूरी है। तो बेंजीन के अंदर 6 कार्बन आइडेंटिफाई हुए थे, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूलर फार्मूला सामने आया था दैट वाज C6H6। तो 6 कार्बन में एक ट्रिपल बॉन्ड आप टर्मिनल कार्बन पे बना दो तो ये दरमियान में CH2 आ जाएगा और इधर भी CH। दिस इज C6H6। ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, दिस इज 1,5 हेक्सा डाइआइन। इसी तरह इसकी एक और स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है कि आप दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड बनाओ और टर्मिनल कार्बन पे डबल बॉन्ड बनाओ। दिस इज CH2 CH, नो हाइड्रोजन, CH एंड CH2। दिस इज कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6, 1,5। दिस इज 1,5 हेक्साडाइईन 3 आइन। अच्छा, एक ट्रिपल बॉन्ड खत्म करो ना तो 2 डबल बॉन्ड आते हैं, लिहाजा अगर आप ये भी खत्म कर दो ना तो यहां भी डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां भी डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो दैट इज 1 2 4 5 रादर देन ट्राई, इट इज टेट्रा डाइईन, हेक्सा टेट्रा डाइईन, वो नाम भी सही है। अच्छा, ये स्ट्रक्चर फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि अगर ये ओपन चेन था तो इसे बायर टेस्ट देना चाहिए था। बायर्स टेस्ट तमाम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देते हैं जिसमें उनका KMnO4 के साथ कलर, पर्पल कलर KMnO4 का डिसअपीयर हो जाता है। तो ये तो नहीं हुआ, इसका मतलब बेंजीन का ये स्ट्रक्चर नहीं है। जब बेंजीन का ये स्ट्रक्चर नहीं है तो और क्यास आराइयां शुरू हुई और अल्टीमेटली कैक्यूल ने बेंजीन का रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दरियाफ्त किया, जो कि बाद में इस तरह इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट हुई कि हमने कहा कि बेंजीन के अंदर 6 कार्बन होते हैं इन साइक्लिक फॉर्म, और उन 6 कार्बन में हर कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। और जब sp2 हो तो हमें पता होता है कि 3 हाइब्रिड बनते हैं, 3 हाइब्रिड और 1 अनहाइब्रिड बनता है। तो अभी हम अनहाइब्रिड की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ अभी सिग्मा फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं। तो हर कार्बन ने 3 हाइब्रिड बनाने, इसके भी ये 3 हाइब्रिड, इसके भी ये 3 हाइब्रिड, मतलब कि तमाम 6 कार्बन ने अपने 3 हाइब्रिड जनरेट करने हैं। और ये बॉन्ड जो बनेगा ये है सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड और ये भी सिग्मा बॉन्ड। लिहाजा जो सिग्मा बॉन्ड होंगे ना इनसाइड बेंजीन रिंग वो 6 होंगे, और इनसाइड बेंजीन रिंग जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होंगे वो 12 होंगे, और आउटसाइड बेंजीन रिंग 6 सिग्मा बॉन्ड और बनेंगे। एक सिग्मा बॉन्ड ये बनेगा हाइड्रोजन के साथ, ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6। लिहाजा सिग्मा बॉन्ड आउटसाइड बेंजीन रिंग आर अनदर 6। लिहाजा अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल सिग्मा बॉन्ड इन बेंजीन रिंग तो 12 सिग्मा बॉन्ड है, और कार्बन से कार्बन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? इट इज sp2, दिस इज sp2। तो कार्बन टू कार्बन sp2 और कार्बन टू हाइड्रोजन sp2s। लिहाजा बेंजीन की ये जो शीट है ये सिग्मा फ्रेमवर्क की है, लेकिन अभी इसके अंदर एक एक तमाम कॉर्नर पर जहां हम ये कह रहे हैं कि ये
6 बेंजीन रिंग के अंदर सिग्मा बॉन्ड बने और 6 उसके बाहर बेंजीन के रिंग बनते हैं, लेकिन हमें इसे लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इफ वी आर गोइंग टू प्रेजेंट बेंजीन विद 6 कार्बन, तो इसका डेफिनेटली मतलब उसके बाहर 6 हाइड्रोजन पड़े हुए, तो हम स्मूथनेस के लिए, इजी अप्रोच के लिए हम इसके सिग्मा बॉन्ड वो नहीं लिखते, बल्कि हम इसके सिर्फ पाई बॉन्ड लिखते हैं। तो ये इसका पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड। और इस पाई बॉन्ड के अंदर, इस अनहाइब्रिड के अंदर जो पाई बॉन्ड बनने हैं, उसके जो अपर लोब्स होते हैं वो अपर लोब्स के साथ ओवरलैप करते हैं, और जो इसके लोअर लोब्स होते हैं वो इसके लोअर लोब्स के साथ ओवरलैप करते हैं। लिहाजा इस तरह बेंजीन के अंदर जो सिग्मा फ्रेमवर्क बन रहे हैं, इसके अंदर ये एक पाई फ्रेमवर्क बनता है और ये एक पाई फ्रेमवर्क बनता है, जिसके लिखने का आसान तरीन तरीका ये है कि आप बेंजीन के अंदर 3 सिंगल बॉन्ड बना दो और 3 डबल बॉन्ड बना दो। लिहाजा बेंजीन के अंदर टोटल सिग्मा बॉन्ड 12 होते हैं और टोटल पाई बॉन्ड 3 होते हैं। लिहाजा इसके दरमियान जो रेशियो निकालोगे ना, दैट इज 4:1। ये बड़ा अच्छा एमसीक्यू है कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की रेशियो क्या है, दैट इज 4:1। और अगर कहा जाए कि पाई बॉन्ड की सिग्मा बॉन्ड के साथ रेशियो क्या है, तो दैट विल बी 1:4। तो ये जो पाई बॉन्ड बने, इसमें हमें कुछ चीजें बहुत स्ट्रांगली ऑब्जर्व करने को मिली। जैसे अगर हम इस बात को ऐसा मान लें कि बेंजीन का यही स्ट्रक्चर होता है, बेंजीन का यही स्ट्रक्चर होता है, दैट इज रेगुलर hexagonal and that is indeed cyclic, it is cyclic regular hexagonal। तो लग कैसे रहे कि ये जो बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड है और ये सिंगल है, तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है और सिंगल बॉन्ड की 1.54, लेकिन हमें हर कार्बन की 1.39 एंगस्ट्रॉम बॉन्ड लेंथ मिलती है, जिससे पता चला कि बेंजीन के अंदर असल में ये जो अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं, ये फिक्स नहीं होते, बल्कि ये रिवॉल्व करते रहते हैं, ये रिवॉल्व करते रहते हैं। और इसके रिवॉल्व करने की वजह से रादर देन सिंगल और डबल बॉन्ड, इट इज गोइंग टू शो अ बॉन्ड लेंथ इंटरमीडिएट टू सिंगल एंड डबल बॉन्ड। और अगर कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ हम ढूंढे, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन है, तो दैट इज 1.09 एंगस्ट्रॉम and each carbon is sp2 hybridized, and when you are going to say sp2 hybridized, ये planar होगा। ये क्या होगा? cyclic regular hexagonal planar। planar किसे बोलते हो? जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो या sp हो, वो प्लेनर होते हैं। तो ये प्लेनर मॉलिक्यूल है। अब इसके अंदर रेजोनेंस एनर्जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप इसके रेजोनेंस एनर्जी की बात करते हो, तो रेजोनेंस एनर्जी के लिए अगर आप बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी की बात करें, तो बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी हमें पता चलती है जब हम इसके सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को डिस्कस करते हैं। लाइक दिस इज साइक्लो हेक्सीन, और अगर इसके अंदर आप डबल बॉन्ड लगा दो तो दिस इज 1,3 साइक्लो हेक्सा डाइईन। और अगर आप इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड लगा दो तो दैट इज 1,3,5 साइक्लो हेक्सा ट्राइईन। अगर आप इनको एक्सपेक्ट करो, तो अगर आप इसके अंदर एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड करते हो, तो दिस इज गोइंग टू बिकम साइक्लो हेक्सेन, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H10 एंड दिस इज C6H12। और अगर आप इसके अंदर 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड करो इन प्रेजेंस ऑफ निकल एंड ड्यूरिंग हीटिंग, तो भी ये बनाएगा साइक्लोहेक्सेन, अगेन साइक्लोहेक्सेन। और अगर आप इसके अंदर 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड कर दो, वेयर इट इज C6H6, तो ये बन जाएगा अगेन साइक्लोहेक्सेन। एंड वन थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कि आप इसकी डेल्टा H कैलकुलेट करो। एक इसकी डेल्टा H होगी
एक्सपेरिमेंटल दैट इज 119.5 किलो जॉल पर मोल। और अगर आप इसकी एक्चुअल मतलब कैलकुलेटेड स्टैंडर्ड चेंज इन इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन डिटरमिन करो तो दैट इज अगेन -119.5 किलो जॉल पर मोल। लिहाजा इसका जो डिफरेंस आएगा ना, डिफरेंस ऑफ एनर्जीज, वो जीरो आएगा। इसका मतलब ये जिस तरह का स्टेबल मॉलिक्यूल सोचा गया ये उतना ही स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल नहीं है। लेकिन जब आपने इसको ऑब्जर्व किया तो इसकी जो डेल्टा एच एक्सपेरिमेंटल थी दैट इज -231 किलो जॉल पर मोल, और जो इसकी डेल्टा एच कैलकुलेटेड थी, जो हमने एक्सपेरिमेंटल से पहले ऑब्जर्व करने से पहले हमने जो बाय पेपर एंड पेंसिल वर्क जो हाइपोथेटिकल अमाउंट ली वो होनी चाहिए थी -239 किलो जॉल पर मोल। लिहाजा इसमें जो डिफरेंस आया ना इंथैल्पीज का दैट इज 7.5 किलो जॉल पर मोल, और ये 7.5 किलो जॉल पर मोल इसकी रेजोनेंस मतलब इस बॉन्ड को रोटेट करने के लिए यूज हुई है। और अगर इसकी आप डेल्टा एच कैलकुलेट करो एक्सपेरिमेंटल तो दैट इज जस्ट -208 किलो जॉल पर मोल। लेकिन अगर आप इसकी डेल्टा एच कैलकुलेटेड पेपर एंड पेंसिल वर्क वो देखो दैट इज -358.5। लिहाजा इसमें जो डेल्टा एच आएगा दैट इज 150.5 किलो जॉल पर मोल। तो जो 150.5 किलो जॉल पर मोल है दिस इज रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। इन सिंपल वर्ड मैं आपको इस तरह समझाता हूं कि आप इसके डबल बॉन्ड को अगर इधर लेकर आओगे तो इसको जोर लगेगा, इसकी ताकत सर्व होगी, लिहाजा ये अपनी एनर्जी को एक्सपेंड कर देगा। और वो कितनी एनर्जी एक्सपेंड करते हैं 150, और जितनी एनर्जी एक्सपेंड करते हैं ना वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है। लिहाजा अगर मैं इन तीनों में देखूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल किसने प्रोड्यूस करना है, वो इसने 135 साइक्लोहेक्साट्राइन ने करना है। और इससे जो साइक्लोहेक्सेन बनेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो ऑप्शन ए में मैंने आपको दिया साइक्लोहेक्सेन, ऑप्शन बी में दिया साइक्लोहेक्सीन, और ऑप्शन सी में दिया साइक्लोहेक्साडाइइन, और ऑप्शन डी में दिया 135 साइक्लोहेक्साट्राइन। बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल है ये। अक्सर लोग इसको कह देते हैं, देखिए ये इन तीनों में स्टेबल है, इन तीनों में स्टेबल है, लेकिन इसमें जाने के लिए ये अपनी मजीद 208 किलो जॉल पर मोल एनर्जी जाया कर रहे हैं। मतलब इसके अंदर एनर्जी और कम हो गई है। जब एनर्जी और कम हो गई है तो इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल। लेकिन अगर इन दो की बात हो तो ये ज्यादा स्टेबल है। साथ में इसके अगर अल्केन, अल्कीन या अल्काइन लगा दिया जाए तो उन सब से ज्यादा स्टेबल ही है। ये कंपैरिजन भी है कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में सबसे ज्यादा स्टेबल अल्केन, उसके बाद एल्काइन, उसके बाद एल्कीन, और इन तीनों से ज्यादा स्टेबल बेंजीन है बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ग्रेटर अमाउंट ऑफ रेजोनेंस, जिसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो बेंजीन के लिए जो स्ट्रक्चर लेटर ऑन सजेस्ट किए गए they were 5 different resonance structure of benzene. 2 are going to be called as Kekul's structure और 3 are Dewar structure. तो Kekule के स्ट्रक्चर कौन से बनाए गए? कहा गया कि बेंजीन के अंदर अगर अल्टरनेट पोजीशंस पर डबल बॉन्ड चेंज कर दिए जाएं, क्या मतलब ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन है अगर, और ये भी इसी तरह 1 2 3 4, तो एक ऑप्शन है कि डबल बॉन्ड 1 और 2 के दरमियान आए, इसी तरह आगे, और दूसरी ऑप्शन है कि 1 और 2 के दरमियान सिंगल बॉन्ड आ जाए। तो these two structures are structured by Kekule and 3 are contributed by Dewar. तो Dewar के स्ट्रक्चर क्या हैं? Dewar के स्ट्रक्चर में अगर आप बेंजीन के 3 अल्टरनेट स्ट्रक्चर जनरेट करना चाहते हो तो इसमें ऑप्शंस
और डिफरेंट हो जाती हैं। एक ऑप्शन ये होगी कि आप अगर इसको कार्बन 1 2 3 4 5 6 कह रहे हो तो आप कहोगे 1 और 4 के दरमियान डबल बॉन्ड, इस तरह 2 और 3 के दरमियान, 5 और 6। एक ऑप्शन के 2 और 5 के दरमियान डबल बॉन्ड, फिर इसी तरह ये अल्टरनेट पोजीशन पर। तीसरी ऑप्शन है कि 3 और 5 के दरमियान डबल बॉन्ड, और इसी तरह 1 2 और 4 5। तो these two are divar. This is a major contributor because it is almost 80% contributed in the original structure of benzene, and this is minor structure that is only contributing 20%. लिहाजा अगर इन सबको मिला के लिखना हो तो सबको मिला के लिखने का तरीकाकार ये है कि आप बेंजीन रिंग बनाओ और उसके अंदर ये एक सर्कल ड्रा कर दो। दिस इज द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ज्यादातर रिएक्शन है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, सब्स्टिट्यूशन, बट इन फ्यूअर केसेस बेंजीन आल्सो शो इट्स एडिशन रिएक्शंस। तो जो बेंजीन के एडिशन रिएक्शंस हैं उसमें नंबर 1 इसकी हाइड्रोजिनेशन आती है, हाइड्रोजिनेशन, एज वी हैव स्टडीड ओवर टू देयर, कि बेंजीन के अंदर आप इसके 3 डबल बॉन्ड को खत्म कर दो बाय एडिंग हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल एंड ड्यूरिंग हीटिंग, तो ये बना देगा साइक्लोहेक्सेन वेयर इट इज C6H6 एंड कन्वर्टेड टू C6H12। तो ये बेंजीन का एक एडिशन रिएक्शन है। सिमिलरली अगर आप बेंजीन की हेलोजिनेशन करो, हेलोजिनेशन, एंड दैट मे बी क्लोरीनेशन और ब्रोमीनेशन, तो हम ब्रोमीनेशन करते हैं। अगर आप बेंजीन की ब्रोमीनेशन करो, 3 ब्रोमीन के मॉलिक्यूल ऐड करो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो इट विल प्रोड्यूस, डबल बॉन्ड इसके खत्म हो जाएंगे और एवरीवेयर देयर विल बी अ ब्रोमो। तो आप इसे बोलोगे 1 2 3 4 5 6 हेक्सा ब्रोमो, हेक्सा ब्रोमो साइक्लो हेक्सेन। It is 1 2 3 4 5 6 hexa bromo cyclohexane, and this is a more stable molecule as compared to benzene, क्योंकि डबल बॉन्ड ही खत्म हो गए, सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो गए, तो सिंगल बॉन्ड इज मोर स्टेबल, मतलब ये भी इससे ज्यादा स्टेबल है और ये भी स्टेबल है। दीज आर गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज एडिशन रिएक्शन, बट द प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस आर विद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। बेंजीन के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ज्यादा फेमस हैं। अगर आप बेंजीन को ऐसे कंसिडर कर लो जहां आप कह रहे हो कि इसके अंदर 3 अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स होते हैं, तो वी हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस विद बेंजीन। अगर आप उन प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस में जाते हो तो नंबर 1 वी आर टॉकिंग अबाउट हेलोजिनेशन। अगर आप इसकी हेलोजिनेशन करते हो, अगर आप इसके अंदर ब्रोमीन ऐड करते हो इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड या फेरिक ब्रोमाइड, तो रादर देन एडिशन, अगर सनलाइट में करोगे तो एडिशन, और अगर फेरिक क्लोराइड या फेरिक ब्रोमाइड की मौजूदगी में करोगे तो इट विल गिव अ सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट विच इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज ब्रोमो बेंजीन। और अगर आप इसकी नाइट्रेशन करो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, इट विल प्रोड्यूस नाइट्रो बेंजीन, ये नाइट्रो बेंजीन जनरेट कर देगा। दिस इज अनदर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। और अगर आप इसकी सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में रिएक्शन करो एट टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इट विल प्रोड्यूस बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H, which is going to be called as benzene sulfonic एसिड। और अगर आप इसके अंदर सिर्फ SO3 ऐड करो तो दैट विल बी सब्स्टिट्यूटेड एट जस्ट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ईज ऑफ सल्फोनेशन is with SO3 rather than with sulfuric
acid. And then we can continue it with Friedel-Crafts alkylation या Friedel-Crafts acylation, दोनों के साथ आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो. इफ वी आर टॉकिंग विथ Friedel-Crafts alkylation तो हम इसके अंदर लाइक मिथाइल क्लोराइड ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा इसके अंदर एल्काइल ग्रुप, लाइक इसके अंदर मिथाइल ऐड हो जाएगा और HCl अलग हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज टोल्यूइन या इसे बोलते हो मिथाइल बेंजीन. और अगर आप इसके अंदर एसाइलेशन करो तो एक असाइल ग्रुप लाइक दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज एसीटाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3. तो ये जो असाइल ग्रुप है वो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट होगा. दिस इज एसाइल ग्रुप. तो आप इसे बोलते हो फिनाइल मिथाइल कीटोन या मिथाइल फिनाइल कीटोन, अल्फाबेटिक ऑर्डर में नाम लेते हैं. और इन सिंपल वर्ड इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज एसीटोफिनोन. इसमें बेंजीन के अलावा टोल्यूइन के रिएक्शन भी करने को कहा गया. टोल्यूइन के रिएक्शन लाइक अगर आप टोल्यूइन लोगे तो उसके अंदर बनेगा, ये है आपके पास साइक्लोहेक्सेन, तो आप बोलोगे मिथाइल साइक्लोहेक्सेन. और इधर भी मिथाइल जब होगा तो मिथाइल ग्रुप भी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, मतलब उसके तीनों हाइड्रोजन भी सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे. और जब आप इसकी ब्रोमिनेशन करेंगे तो ब्रोमिनेशन में मिथाइल ग्रुप, अगर आप इसने टोल्यूइन बनाया हुआ है ना, तो डायरेक्ट बेंजीन की हैलोजनेशन नहीं होती पहले, बल्कि पहले उस मिथाइल के तीनों हाइड्रोजन ऐड रिमूव होते हैं. पहले बनते हैं बेंजाइल क्लोराइड, फिर बेंजल, फिर बेंजो ट्राइक्लोराइड. मतलब अगर मिथाइल लगा हुआ है तो पहले मिथाइल के तीनों हाइड्रोजन क्लोरो या ब्रोमो से रिप्लेस होते हैं. इसी तरह अगर यहाँ मिथाइल लगा हुआ है तो जब मिथाइल लगा होगा और आप उसकी सल्फोनेशन करोगे तो यू शुड बी क्लियर कि मिथाइल इज आर्थो और पैरा डायरेक्टर. तो ये जो सल्फोनिक एसिड होगा या ये आर्थो पे आएगा या पैरा पे आएगा. इसी तरह जब नाइट्रेशन करेंगे तो नाइट्रो भी या आर्थो पे आएगा या पैरा पे आएगा. इसी तरह मिथाइल एक और आएगा तो जाइलीन बन जाएगा. जाइलीन मतलब एक मिथाइल इधर आएगा, दो मिथाइल जब बेंजीन के साथ लगे आपसे बोलते हैं जाइलीन. जाइलीन में भी आर्थो, मेटा या पैरा. और अगर तीनों मिथाइल आ जाएं तो दैट इज कॉल्ड मेसिटाइलीन. मेसिटाइलीन तो वो ग्रुप बन जाएगा. और अगर आप असाइलेशन भी करेंगे तो असाइलेशन भी आर्थो या पैरा डायरेक्टर होगी अगर पहले मिथाइल लगा हुआ है तो. Then we are proceeding with substitution reaction. ये बड़ा अहम टॉपिक है कि आपको याद होना चाहिए कि बेंजीन के साथ जब सब्स्टिट्यूशन करनी है तो उसके अंदर ओरिएंटेशन क्या होगी. ओरिएंटेशन क्या होगी मतलब आने वाले ग्रुप को कहाँ भेजा जाएगा. तो दो ऑप्शन होती है हमारे पास. एक ऑप्शन होती है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर्स और दूसरी ऑप्शन होती है हमारे पास मेटा डायरेक्टर्स. तो कौन से ग्रुप हैं जो आर्थो और पैरा डायरेक्टर्स होते हैं. लाइक हमारे पास मौजूद है तमाम अल्काइल ग्रुप और अल्कोक्सी और अल्कोहल और अमाइनो और हैलोजेंस फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो एंड आइडो. ये सारे बेंजीन के अंदर आने वाले ग्रुप को या आर्थो पे भेजते हैं या पैरा पे भेजते हैं. और उसकी वजह क्या है. उसकी वजह यह है कि तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन डोनर हैं और जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं वो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं. बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं. और अगर आप मेटा डायरेक्टर्स की बात करो तो लाइक हमारे पास मौजूद हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, सायानाइड, एल्डिहाइड, कीटोन्स, नाइट्रो, सल्फोनिक एसिड. ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं. ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बाहर खींच लेंगे. लिहाजा ये बेंजीन रिंग को रादर देन एक्टिवेट, ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं और उसके बाद जगह थोड़ी छोड़ देते हैं.
क्या मतलब इस बात का, मैं आपको ये बात क्लियर करता हूँ। लाइक आपके पास लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, बेंजीन के साथ लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप। जब बेंजीन के साथ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो इसने बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देने हैं। जब इलेक्ट्रॉन देने हैं तो आर्थो, पैरा और आर्थो तीनों जगहों पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और आने वाला ग्रुप इनमें से कहीं भी जा सकता है। लाइक आप इसके अंदर नाइट्रिक एसिड ऐड करो इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो टू फेमस साइट्स, एक या तो आने वाला ग्रुप आर्थो पे आएगा या आने वाला ग्रुप पैरा पे जाएगा, दोनों ऑप्शन उसके पास मौजूद हैं। यू नो ये प्रोडक्ट मेजर होता है और ये प्रोडक्ट माइनर होता है, बट टू ऑप्शंस आर अवेलेबल। लेकिन अगर बेंजीन के साथ एक नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप मतलब आने वाला ग्रुप यहां नहीं आ सकता, तो उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचेगी एंड दैट इज मेटा। लाइक इसके अंदर आप अल्काइल ग्रुप ऐड करते हो इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो सिर्फ एक जगह अवेलेबल है। नाइट्रो बेंजीन के अंदर मिथाइल को सिर्फ एक जगह पे भेजेगा, दैट इज मेटा पोजीशन, दैट इज मेटा मिथाइल नाइट्रो बेंजीन, या इसे आप बोलते हो मेटा या थ्री नाइट्रो टॉल्वीन, एंड दिस इज मोर फेमस बिकॉज इसके साथ एक स्पेशल नेम आ जाता है। मिथाइल बेंजीन का स्पेशल नेम है, तो इसको आप पेरेंटल चेन के साथ लिखोगे कि आपने कैसे याद करना है कि कौन कौन से आर्थो पैरा हैं और कौन से मेटा। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जो बात बताने लगा हूं, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, बट यू मस्ट हैव टू रिमेंबर कि अगर बेंजीन के साथ लगा एटम, जैसे कार्बन है ना, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है और हाइड्रोजन की 2.1, और बेंजीन के साथ नाइट्रो लगा हुआ है, इसकी 2.8 और ऑक्सीजन की 3.2। तो यू मस्ट हैव टू रिमेंबर समथिंग कि अगर बेंजीन से डायरेक्ट लगा हुआ एटम अपने साथ लगे हुए एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो आने वाला ग्रुप हमेशा आर्थो और पैरा पे आएगा, और अगर बेंजीन से डायरेक्ट लगा एटम अपने साथ लगे एटम से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो आने वाला ग्रुप हमेशा मेटा पोजीशन पर आएगा।